हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। हमारा संसद वाला चैप्टर चल रहा था जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही थी मेरी और इसमें मैंने आपको 80 क्वेश्चंस अब कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन से आगे का इस वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। 80 क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फिर अब आज इस वाले लेक्चर में 81 क्वेश्चन करेंगे। 81 क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे। 80 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस सीरीज में इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है। यहाँ तक कल हमने कंप्लीट किया था लोकसभा के अध्यक्ष उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है। कब? जब लोकसभा में ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाए। ठीक है, लोकसभा के सदस्य ऐसा प्रस्ताव पारित कर दें तब। इसके बाद अब यहाँ से 81 क्वेश्चन से इस वाली सीरीज में कंप्लीट करेंगे। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं? लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में सीटें आवंटित की जाती हैं। ठीक है, प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी अलग अलग सीटें होती हैं, यानी सीटों की संख्या होती है। तो वो सीटों की संख्या किस आधार पर दी गई है? यहाँ पर लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं। किस आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं? जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी और भाषा। ठीक है, इनमें से एक करेक्ट है। किस आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं? मैंने आपको बताया था जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की जाती है। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद होता है। तो किस आधार पर दी गई हैं सीटें? जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा। ये लोकसभा है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ठीक है, मैंने आपको बताया था 1971 के आधार पर हमारी जो वर्तमान सीटों का आवंटन है वो 1971 की जनगणना के आधार पर दिया गया है। लेकिन अब जो ये बदलेगा तो कब, किस सन के आधार पर दोबारा जब बदलेगा, सीटों का नया आवंटन होगा तो वो किस सन में होगा, यहाँ पर ये पूछा है। ठीक है, किस वर्ष तक यही इसी जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन बना रहेगा? किसके आधार पर? 1971 के आधार पर। मैंने आपको एक संशोधन भी पढ़ाया था, उसको भी मेंशन करेंगे। 2031 तक ऐसा ही बना रहेगा, 2026, 21 और 2011। कब तक? 2026 तक। मैंने आपको पढ़ाया था 2001 में संशोधन किया गया। 2001 में एक संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 84वां 84th संविधान संशोधन अमेंडमेंट किया गया, जिसमें कहा गया कि 1971 के आधार पर, जनगणना के आधार पर 2026 तक सीटों का आवंटन ऐसा का ऐसा ही रहेगा। आर्टिकल 82 में दिया गया है ना, सीटों का पुनः निर्धारण या सीटों का समायोजन आर्टिकल 42 में दिया गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद यानी हर 10 वर्ष बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया जाएगा, यानी पुनः आवंटन किया जाएगा। लेकिन 2001 में 2026 तक निश्चित कर दिया गया कि इस पर जनसंख्या के आधार पर जो सीटें बनी रहेंगी वो 1971 की जनगणना पर आधारित बनी रहेंगी। कब तक बनी रहेंगी? 2026 तक। तो लास्ट वर्ष जो दिया गया है इसमें सेट किया गया था 2026। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि 2026 में जो सीटों का पुनः आवंटन होगा वो किस जनसंख्या के आधार पर होगा, किस जनगणना के आधार पर होगा, किस वर्ष की जनगणना के आधार पर होगा। 2001 में ये संशोधन किया गया, तो अब 2026 में जो सीटों का पुनः समायोजन किया जाएगा वो 2002 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। यानी कि अब 2026 में जो वर्तमान सीटों का आवंटन किया जाएगा 2026 में, वो 2002 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। वर्तमान में 1971 की जनगणना के आधार पर है। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, कौन सा संशोधन है? 84वां संविधान संशोधन, जिसने ये सेट किया था। ठीक है, कब किया गया? 2001 में। कब तक? 2026 तक। समझ आया क्वेश्चन पूरा? नेक्स्ट 83 क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन
जनगणना के आधार पर है? अभी पढ़ाया, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बताना है किस जनगणना के आधार पर वर्तमान सीटों का आवंटन है। कौन सी जनगणना के आधार पर? 1971 की जनगणना के आधार पर वर्तमान सीटों का आवंटन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। यानी संघीय संसद का मतलब है केंद्रीय संसद यानी पार्लियामेंट, राज्य के विषय पर भी कानून बना सकती है। कब? अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को जब प्रभावी बनाना होगा, जब संबंधित राज्य की सहमति से राज्यों में राष्ट्रपति शासन जब लागू हो जाता है, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित कर देती है। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब संघीय संसद यानी पार्लियामेंट भी राज्य सूची पर कानून बना सकती है? वैसे तो हमने 3 लिस्ट में उनको सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन कई कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जहां पर संसद को पावर मिल जाती है स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने की। तो यहाँ पर वो कंडीशंस पूछी हैं। मैंने आपको बताया था जब अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाना होता है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को जब प्रभावी बनाना होता है तो इसमें केंद्र सरकार को संबंधित राज्य से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये केंद्रीय का विषय है। विदेश नीति किसका विषय है? केंद्रीय संसद का विषय है, ठीक है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु, अंतर्राष्ट्रीय है ना, विदेशी से संबंधित है, तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए कोई भी ऐसा विषय है जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने से है और वो राज्य की लिस्ट से संबंधित है, स्टेट लिस्ट से संबंधित है, तो उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसके अलावा जब राज्य ही सहमति दे दें कि आप इस लिस्ट पर कानून बनाइए तो वो बना सकती हैं, ठीक है। इस विषय पर कानून बनाइए। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति शासन जब लागू हो जाता है। राष्ट्रपति शासन का मतलब है जब राज्य की मशीनरी ठप हो जाएगी तो सारी शक्ति संसद के पास आ जाती है, ठीक है। उस राज्य के लिए कानून बनाने की जितनी भी पावर है वो संसद के पास आ जाती है, तो संसद उस पर कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट के किसी भी विषय पर जब राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू है। फिर इसके बाद राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसका प्रस्ताव पारित कर दे। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 249 के तहत जब राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 249 के तहत। तो ये चारों ही ऑप्शंस ठीक हैं, चारों ऑप्शंस ठीक हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव, यानी सभी चारों ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, ठीक है। कई बार मैंने आपको पढ़ा दिया और अलग से लेक्चर भी लिया था संयुक्त अधिवेशन पर, जॉइंट सेशन पर, ठीक है। साधारण विधेयक निर्माण को पारित करने के लिए, साधारण विधि निर्माण को पारित करने के लिए, धन विधेयक को पारित करने के लिए, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत कम टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। कौन सा? पहला मैंने आपको बताया था साधारण विधेयक के संबंध में और वित्त विधेयक के संबंध में ही संयुक्त अधिवेशन जॉइंट सेशन बुलाया जा सकता है। धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक या महाभियोग से संबंधित विधेयकों में साधारण संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। अब संयुक्त अधिवेशन किस में दिया गया है? कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 108 में। इसका प्रावधान किस में दिया गया है? 108 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? यानी कि संविधान में वित्त विधेयक का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 117, 119, 121 या 123? पढ़ाया है मैंने आपको वित्त विधेयक, अलग से भी पढ़ाया है, ठीक है। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 117 में संविधान वित्त विधेयक का प्रावधान करता है, ठीक। वित्त विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, वित्त विधेयक 1, 2 मैंने आपको दोनों पढ़ाया है, जिसमें धन विधेयक और धन विधेयक से संबंधित अन्य प्रावधान भी शामिल होते हैं, उसे वित्त विधेयक फर्स्ट बोलते हैं। जिसमें धन विधेयक से रिलेटेड कोई भी प्रावधान नहीं होते, यानी आर्टिकल 110 में जो धन विधेयक को परिभाषित किया गया है उससे रिलेटेड कोई प्रावधान नहीं होते, वो क्या कहलाता है? वित्त विधेयक सेकेंड। ये मैंने पूरे लेक्चर में आपको कंप्लीट कराया है वित्त विधेयक वाले सेशन में। तो किस में दिया गया है वित्त विधेयक? 117 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेंगे।
विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। कौन सा स्टेटमेंट सही है? सही है या है? कौन से स्टेटमेंट सही है यहाँ पर ये पूछा है आपसे। मैंने आपको बताया था जब मंत्रिपरिषद पढ़ाई थी कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। कहीं संसद लिखा हुआ आता है तो आपको वहीं इनकरेक्ट करना है, क्योंकि संसद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है मंत्रिपरिषद का, वो लोकसभा के प्रति होता है, क्योंकि वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसीलिए उनका प्रतिनिधि या क्या कहूँ कहते हैं उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? जनता के प्रति या जनता के सदन के प्रति, लोकसभा के प्रति होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। इसीलिए संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें राज्यसभा भी शामिल होती है, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद संघीय मंत्रिपरिषद भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। बिल्कुल प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब है राष्ट्रपति कभी भी किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं, यानी ठीक है, कब हटा सकते हैं? जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसा करने की सलाह देते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। इसके बाद विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद या संसद के बीच ही कड़ी होते हैं। तो प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है, जब भी राष्ट्रपति उनसे कोई सूचना मांगेंगे वो उनको देंगे। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला इनकरेक्ट है। 2 और 3। एक तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये हो गया कि आपको सारे ऑप्शंस के बारे में पता है। दूसरा होता है, मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड भी बताया था कि अगर आपको पता है कि इन तीनों में से एक ऑप्शन गलत है तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, एक ऑप्शन बचेगा तो ये ठीक होगा। ठीक है, इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ की तो ये आपको आ जाएगा। ठीक है, 87 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 88, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है? राज्यसभा के विषय में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये भंग नहीं की जा सकती। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। ठीक, इनमें से कौन सा सही है ये पूछा है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा रहता है इसको भी ध्यान से पढ़ना है। कई बार यहाँ पर सही नहीं है पूछता है, कई बार यहाँ पर सही है पूछता है। यहाँ पर फिलहाल पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। भंग नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्यों स्थायी सदन है? क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है। 1/3 सदस्य पद धारण करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है या 6 वर्ष का कार्यकाल होता है? ये स्टेटमेंट गलत है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसके सदस्य 25 वर्ष नहीं 30 वर्ष की आयु से कम नहीं होने चाहिए। तो पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है। दूसरा गलत है क्योंकि कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और चौथा गलत है इसलिए क्योंकि कार्यकाल जो सदस्य की क्राइटेरिया दिया है एज का वो 30 वर्ष है, कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 3। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति संसद की समितियां पढ़ाई थी मैंने आपको, जिसमें वित्तीय समिति भी पढ़ाई थी। वित्तीय समिति में मैंने आपको प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक लेखा समिति पढ़ाई थी, जिसमें एक समिति थी लोक लेखा समिति, वित्तीय समिति है। ये अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है या किस सभा में प्रस्तुत करती है? लोकसभा में, लोकसभा में प्रस्तुत करती है, और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंध करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष पे मैंने सेपरेट लेक्चर लिया था। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जब लोकसभा पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था लोकसभा के अध्यक्ष के पास एक स्पेशल पावर होती है कि वो प्रमाणतः यानी पहले प्रथमतः मतदान नहीं देते हैं, यानी पहले मतदान नहीं करते हैं, मत बराबर होने की स्थिति में मतदान देते हैं, यानी निर्णायक मत देते हैं, टाई होने पर मत देते हैं। तो ये शक्ति किस आर्टिकल के तहत दी गई है ये आपसे यहाँ पर पूछा है। किस आर्टिकल के तहत दी गई है? अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 संसद के मतदान गणपूर्ति से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष प्रथमतः मतदान नहीं करेगा लेकिन निर्णायक मतदान कर सकता है। निर्णायक मतदान कब करेगा? जब दोनों पक्षों के बराबर स्थिति हो जाएगी या मत बराबर होने की दशा में मतदान करेगा।
तो किस में कहा गया है? आर्टिकल 100 में। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसके लिए पारित होना ज़रूरी है। मतलब जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है किसी विधेयक के संबंध में, साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के संबंध में, जब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन जॉइंट सेशन बुलाएंगे तो उसमें, उस सभा में जो विधेयक है वो किस बहुमत से पारित किया जाएगा? साधारण से, विशेष बहुमत से। यहाँ पर ये पूछा है। उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत, सदस्यों का 2/3 बहुमत या सदनों का पूर्ण बहुमत। ये मैंने आपको पढ़ाया था जब जॉइंट सेशन पढ़ाया था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ना सिर्फ ये पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल में है, कौन अध्यक्ष है, कौन नहीं है, कौन बुलाता है, किस संबंध में बुलाता है। ये भी पूछा जाएगा कि जब बुलाई जाएगी तो विधेयक किस बहुमत से पारित होगा। उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से मैंने आपको बताया था साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। इसीलिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए लोकसभा अपने अनुसार विधेयक को पारित कर ले जाती है। ठीक है, समझ आया? साधारण बहुमत से विधेयक को पारित किया जाएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद द्वारा चयनित होता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है या राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा के अध्यक्ष के बारे में पूछा है, यानी सभापति। सभापति, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। आर्टिकल 93, क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन का सदस्य नहीं होते। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। दोनों स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ाए हैं, अलग अलग पढ़ाए हैं ना। एक ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि एग्ज़ाम में कंपैरेटिव पूछा जाता है। जिनके मतदान की वो एक जैसी होगी, प्रक्रिया होगी एक जैसी, उनके बारे में पूछा जाएगा। ठीक, कंपैरेटिव पूछा जाता है। यहाँ पर भी कंपैरेटिव क्वेश्चन है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि कंपैरेटिव पढ़ा कीजिए, कंपैरिजन करके। यहाँ पर कंपैरेटिव ही पूछा है। किस में कंपैरिजन किया है? राष्ट्रपति में और उपराष्ट्रपति में। ठीक है, उनके निर्वाचन में कंपैरिजन किया है और राज्य के सभापति और उपसभापति में। इसीलिए कंपैरेटिव पढ़ना है, जोड़ के पढ़ना है। मैंने आपको बताया था राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होते हैं, इसीलिए वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। लेकिन उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, इसीलिए वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। यहाँ पर दोनों के बारे में कह रहा है नहीं है। ठीक है, दोनों के बारे में कह रहा है नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है और उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान देने का अधिकार होता है। करेक्ट है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य का स्थान नहीं है, उनको मतदान का अधिकार नहीं है, केवल निर्वाचित सदस्य मतदान देते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल दो। क्यों? मैंने आपको बताया इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के सभापति सदस्य नहीं होते हैं, उपसभापति सदस्य होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट है, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? ठीक है, राज्यसभा अगर किसी धन विधेयक में संशोधन कर देती है तो क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं करेगी। लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा में लौटाएगी या राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अभी मैंने आपको कराया। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में इसका कोई प्रावधान नहीं है संयुक्त अधिवेशन का। लोकसभा पुनर्विचार के लिए राज्यसभा में भेजेगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती। लोकसभा धन विधेयक के संबंध में ज़्यादा पावरफुल है अकॉर्डिंग टू राज्यसभा। ठीक है, फिर इसके बाद
लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है, विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। ठीक है, ये राज्यसभा की पावर है कि वो उसको स्वीकार करे, अस्वीकार करे, कोई कार्यवाही ना करे, 14 दिन बाद वो स्वतः पारित माना जाएगा। संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला। राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती और ना ही उसको अस्वीकार कर सकती है। 14 दिन तक अगर रखती है उसके बाद वो स्वतः पारित माना जाएगा दोनों सदनों से, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है आखिरी स्वीकृति के लिए। संसद में शून्यकाल का समय है, मैंने आपको 0 पढ़ाया था, बताया था, कई बार पूछा जाता है, इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन में कराया, अब देखो दोबारा पूछा गया है। यहाँ पर इसका टाइम पूछा गया है। ठीक है, टाइम क्या होता है? 9 से 10, 10 से 12, 10 से 11 या 12 से 1। 0 मैंने आपको पढ़ाया, संसद की कार्यवाही में पढ़ाया है मैंने आपको क्या होता है शून्यकाल। ये अभी भी रिसेंट PCS जे में पूछा गया है कि शून्यकाल किस घंटे को बोलते हैं, कब से शुरू होता है, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का जो समय होता है वो शून्यकाल कहलाया जाता है। शून्यकाल कहलाया जाता है, शून्य इसीलिए कहते हैं क्योंकि 12 बजे के बाद टाइमिंग चेंज हो जाती है। ठीक, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ये संसद का आविष्कार है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। मीडिया द्वारा दिया गया वर्ड है शून्यकाल। ठीक है, मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है शून्यकाल। फिर इसके बाद नेक्स्ट है लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ये दोबारा टाइप हो गया, कहाँ प्रस्तुत की जाती है? लोकसभा में, लोकसभा में। ठीक है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ऐसा क्यों है? मैंने आपको बताया था, वित्त के संबंध में, धन के संबंध में ज़्यादा कौन पावरफुल है? लोकसभा। इसीलिए जितनी भी समितियां हैं उनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। और उनकी रिपोर्ट भी कहाँ प्रस्तुत पहले की जाएगी? कहाँ पर? लोकसभा में। फिर रिपोर्ट राज्यसभा में भी जाती है, लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? यानी राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करते हैं, मैंने आपको 2 टाइम पीरियड बताए थे। एक तो जब राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया है और संसद का अधिवेशन चालू नहीं हुआ है तो वो कितने दिन तक रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया है और संसद का अधिवेशन बैठ गया है, अधिवेशन शुरू हो गया है या सत्र चालू हो गया है, तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये पूछा है। ठीक, कितने टाइम तक वो बना रहेगा? 6 सप्ताह। ठीक है, 6 सप्ताह। अगर राष्ट्रपति ने अधिवेशन अध्यादेश ऑर्डिनेंस लगा दिया है। ठीक है, ऑर्डिनेंस कब आता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है। ठीक है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है तब अध्यादेश आएगा। ठीक, किसी महत्वपूर्ण के विषय पर कानून या अस्थायी कानून हम कह सकते हैं, कानून का बल रखता है लेकिन अस्थायी होता है, कुछ समय के लिए आता है। ठीक है, अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो ये 6 माह तक जारी रहेगा। कितना? 6 मंथ। ठीक है, लेकिन जब संसद का अधिवेशन बैठ जाएगा यानी संसद का सत्र चालू हो जाएगा लोकसभा, तो लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के बाद शुरू होने के बाद इसको 30 दिन के अंतर्गत पारित कराना ज़रूरी है। 30 दिन के अंतर्गत इसको पारित कराना ज़रूरी है, नहीं तो 6 सप्ताह के अंदर ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। पारित हो गया तो कानून बन जाएगा, नहीं पारित होता है तो 6 सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। और संसद का सत्र नहीं बैठता है, अधिवेशन चालू नहीं होता है तो ये 6 माह तक बना रहेगा। अब आपको बताना है कि ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश किस आर्टिकल में दिया गया है। ये राष्ट्रपति की इस पावर में भी मैंने आपको पढ़ाया था और संसद पढ़ाया था, संसद पार्लियामेंट पढ़ाया था, उसमें भी पढ़ाया था कि किस के तहत दी गई है आर्टिकल में। ठीक है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अविश्वास प्रस्ताव संसद की कार्यवाही में मैंने आपको पढ़ाया था, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, भारत में संविधान के किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन का उल्लेख नहीं किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में नहीं है और ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों ही चीज़ें मैंने आपको समझाई थी जब मैंने संसद की कार्यवाही आपको समझाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक है, संविधान में नहीं है। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 118 के तहत
क्या दिया गया है, संसद की कार्यवाही दी गई है। संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी कार्यवाही के संचालन के लिए नियम कानून बना सकती है, नियम कानून बना सकती है संसद की कार्यवाही के लिए। ठीक, इसी के तहत संसद ने एक नियम बनाया, नियम कौन सा, नियम बनाया 198, ठीक है 198 विजिबल 198, जिसके तहत अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख किया गया। ये संविधान में नहीं था, संविधान ने उनको पावर दी आर्टिकल 118 के तहत नियम कानून बनाने की। उसके बाद उन्होंने नियम बनाया 198 के तहत, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव का वर्णन किया गया। तो पहला स्टेटमेंट आपके समझ में आया, इसका वर्णन संविधान में नहीं है तो ये करेक्ट है, ठीक है, इसको बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि वो जनता का सदन है, वहाँ जनता के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बैठे हैं, इसीलिए वो उसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसीलिए जो अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाएगा, पेश किया जाएगा, वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और क्यों सही है मैंने आपको इसका भी रीज़न बता दिया। फिर तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ठीक है, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? संसदीय समिति, सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? कौन सी समिति है? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, ठीक है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 22, ठीक है। 15 लोकसभा से होते हैं, 22 होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। इसी तरह सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, और ये एक अस्थायी समिति है, ठीक है। ये एक अस्थायी समिति है, तो ये टेम्परेरी नहीं है, ये टेम्परेरी है, और ये परमानेंट समितियाँ हैं। ये कब बनाई जाती हैं? प्रत्येक वर्ष बनाई जाती हैं। कौन कौन सी? तीनों वित्तीय समितियाँ हैं। कौन सी? लोक लेखा, प्राक्कलन और सरकारी उपक्रम समिति। ये परमानेंट है, प्रत्येक वर्ष गठित की जाती हैं। इसमें 22 होते हैं, इसमें भी 22 होते हैं, इसमें 30 सदस्य होते हैं, इसीलिए ये सबसे बड़ी समिति है। इसीलिए सबसे बड़ी समिति है, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, ठीक है। तो कौन सी सबसे बड़ी समिति है? आंसर क्या होगा इसका? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? यानी संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ क्या होता है, मैं आपको कई बार ही बता चुकी हूँ। मंत्रिमंडल वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें भी पढ़ाया, मैंने संसद वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें भी पढ़ाया कि संसदीय शासन प्रणाली किसे बोलते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। अब यहाँ पर दिया गया है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, जबकि जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, यानी दोहरी सदस्यता संसदीय शासन का एक रूप है, ठीक है। फिर इसके बाद जब तक मंत्री विश्वास प्रस्ताव बने रहेंगे, जब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे, यानी विश्वास प्रस्ताव पारित है, यानी उनको जब तक उनका उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है, और जब तक ये रहेगा तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। तो ये दोनों ही जो गुण है ये किसके हैं? संसदीय शासन प्रणाली के, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम में दोहरी सदस्यता भी पाई जाती है, ठीक है। मंत्रिमंडल के सदस्य पार्लियामेंट के भी सदस्य होंगे और मंत्रिमंडल के भी होंगे, दोहरी सदस्यता भी पाई जाती है, और विश्वास प्राप्त रहेगा जब तक अपने पद पर बने रहेंगे। ये भी किसका? संसदीय शासन प्रणाली का सिद्धांत है। इसके अलावा राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। इसका मतलब यह है, राज्य का अध्यक्ष का मतलब क्या है? राष्ट्रपति। राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति होते हैं। राज्य के अध्यक्ष कौन होते हैं? यानी कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और रियल एग्जीक्यूटिव जो मंत्रिमंडल के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे अलग अलग होते हैं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है, ठीक। अध्यक्षात्मक सिस्टम में दोनों एक होते हैं, प्रेसिडेंट रियल एग्जीक्यूटिव भी होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ दोनों अलग अलग है, इसलिए
ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राज्य का अध्यक्ष हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं और मंत्रिमंडल के अध्यक्ष हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसलिए दोनों अलग अलग हैं, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा हो जाएगा? 1 और 2, केवल 1 और 2। ठीक है, इस वाले लेक्चर में हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। 100 क्वेश्चंस के बाद अगले लेक्चर में मैं इससे आगे के क्वेश्चन कराऊंगी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी को ध्यान से समझना है, अच्छे से समझना है और कंप्लीट करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज करनी है। फिर आप अपने कंटेंट को, किसी भी सब्जेक्ट के कंटेंट को पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा आउटकम निकल कर आएगा। ठीक है, इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। थैंक यू सो मच।